Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to do poem by Alexander Pope, Know Then Thyself. So let us start with about the poet. जानते हैं हम पोइट के बारे में, अलेक्जेंडर पोप के बारे में। अलेक्जेंडर पोप का जन्म 1688 में हुआ था और इनकी डेथ 1744 में हुई थी। और ये बहुत ही जानी मानी हस्ती हैं न्यू क्लासिकल एज की। इनको बहुत आउटस्टैंडिंग लिटरेरी फिगर माना जाता है। इनका जन्म कैथोलिक पेरेंट्स के यहाँ हुआ था लंदन में ऑन मई 21 1688। चूँकि ये कैथोलिक थे तो पोप को लंदन में आउटसाइडर माना जाता था धर्म के नाम पर, क्योंकि वहाँ पर उस समय प्रोटेस्टेंट डोमिनेटेड सोसाइटी थी बहुत ज़्यादा। तो इनको जो है उस समय अर्ली 18th सेंचुरी में वहाँ पर पब्लिक स्कूल्स या यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन जो है वो नहीं मिला था। तो इन्होंने जो है धर्म के वजह से जो है उनकी पढ़ाई पर बहुत ही असर पड़ा। तो हम कह सकते हैं कि जो धर्म का जो काम है वो पहले ज़माने में भी जो है बांटना ही था, वो आज के ज़माने में भी बांटना ही है। तो अलेक्जेंडर पोप जो बहुत आउटस्टैंडिंग लिटरेरी फिगर थे न्यू क्लासिकल एज के, कैथोलिक पेरेंट्स के जन्म हुआ, इसीलिए उनको कहीं भी किसी स्कूल में एडमिशन नहीं मिला। इसीलिए ही वॉज लार्जली सेल्फ एजुकेटेड, तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई खुद ही की थी। एज ही हिमसेल्फ स्टेटेड ही हैड डिप्ड इनटू अ ग्रेट नंबर ऑफ इंग्लिश, फ्रेंच, इटालियन, लैटिन एंड ग्रीक पोइट्स। वो खुद ही कहते थे कि उन्होंने जो है गोता लगाया हुआ है बहुत सारी अंग्रेजी, फ्रेंच, इटालियन, लैटिन और ग्रीक पोइट्स की कविताओं में, मतलब कि इन भाषाओं में इनको पूरा ज्ञान था। और रोमन पोइट्स से ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। ये एक बहुत ही छोटे से इंसान थे, टाइनी मैन, सिर्फ 4 फुट के ये थे। और इनकी बॉडी जो थी वो मिस हैपन हो चुकी थी, मतलब इनकी शेप जो है वो बिगड़ चुकी थी, क्योंकि इनको एक ट्यूबरकुलर एलिमेंट था, बीमारी थी इनको। और मोस्ट ऑफ द लाइफ इनकी जो हेल्थ थी वो बहुत ही बुरी कंडीशन में रही थी। इसी वजह से, क्योंकि इनको हर जगह जो है उपहास झेलना पड़ता था, मजाक झेलना पड़ता था, तो इनकी हर चीज़ में हम एक सटायर, व्यंग जो है वो देखेंगे जो भी इन्होंने रचना लिखी है उसमें। तो ये अपने पेरेंट्स के साथ पहले तो बिनफील्ड में रहते थे, फिर ये चिस्विक चले गए थे। इनकी जो फाइनेंशियल सक्सेस थी, मतलब कि इनके पास जो पैसे आना शुरू हुए थे जब इन्होंने होमर की जो ट्रांसलेशन की थी, और होमर के काम की जब इन्होंने ट्रांसलेशन की उसके बाद इनके पास पैसे आना जब शुरू हुए तो इन्होंने एक घर खरीदा ट्विकनहम में, लंदन के पास ही, जहाँ ये रहे थे अपनी डेथ तक 1744 में। तो जो इनकी पुअर हेल्थ रही ट्यूबरकुलर एलिमेंट की वजह से, कुछ इनकी हाइट छोटी थी, ये बहुत सुंदर नहीं थे देखने में, और लोग इनका बड़ा मजाक उड़ाते थे। तो उसकी वजह से इनका लिखा हुआ जो भी लिटरेचर है उसमें जो है सटायर दिखता है, मतलब कि व्यंग्य की झलक ज़रूर से ज़रूर दिखाई देती है। और इन्होंने फ्रेंच, इटालियन, लैटिन, ग्रीक भाषाओं का जो है ज्ञान लिया है। इन पोइट्स की कविताएं इन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ी, और रोमन पोइट्स का तो इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव था। क्योंकि ये कैथोलिक पेरेंट्स से थे और वहाँ पर लंदन में उस समय जो है प्रोटेस्टेंट्स का राज्य था, तो इनको कहीं भी प्राइवेट स्कूल में जो है एडमिशन नहीं मिल पाया था। इसलिए लार्जली ये जो है बहुत ज़्यादा इन्होंने खुद ही एजुकेशन अपने आप ही प्राप्त की थी किताबें पढ़कर। तो हमने देखा कि पोप की लाइफ बहुत आसान नहीं रही। अब हम जानते हैं, चलिए, कविता के बारे में जिसका शीर्षक है नो देन दाई सेल्फ, कि अपने आप के बारे में जानिए। द पोएम नो देन दाई सेल्फ इज़ एन एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम एन एसे ऑन मैन, एपिसल 2। ये कविता नो देन दाई सेल्फ जो है ये एक भाग एन एसे ऑन मैन से लिया गया है, एपिसल 2 जो है उसमें से। एन एसे ऑन मैन 1729 to 34 लिखी गई थी। इसमें 4 एपिसल्स हैं और सबसे ज़्यादा सेलिब्रेटेड वर्क है ये इंग्लिश लिटरेचर का। अंग्रेजी साहित्य में ये बहुत ही जाना माना काम है अलेक्जेंडर पोप द्वारा। An essay is considered to be a sublime work of poetry. However, it is interesting to note that the work was first published anonymously and Pope identified himself as the author in 1735. तो पोप ने अपने आप को 1735 में ही जो है उनकी आइडेंटिटी बन पाई थी एज ए ऑथर। The extract argues that human beings should learn to look at themselves and try to learn about their own natures, powers, limitations, and weaknesses.
तो ये जो एक्सट्रैक्ट उठाया गया है एन एसे ऑन मैन से, ये जो है किस चीज़ पर स्ट्रेस देता है, ये बताता है कि हमें ह्यूमन बींग्स को जो है अपनी तरफ देखते हुए और कोशिश करनी चाहिए कि हमारा खुद का नेचर कैसा है, हमारी ताकत क्या है, क्या हमारी कमियां हैं, क्या हमारी कमज़ोरियां हैं, इस पर हम मेडिटेट करें, इस पर हम ध्यान लगाएं, बजाय कि दूसरों में कमियां निकालने के लिए, स्पेशली भगवान में कमी ना निकालें। हम अपनी कमियां देखें, अपनी पावर्स देखें, अपना नेचर देखें, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, हमारे अंदर कितनी शक्ति है। तो ये देखने के लिए जो है ज़ोर दिया गया है, इसलिए इसका टाइटल जो है नो देन दाई सेल्फ रखा गया। वन शुड नॉट लुक टू गॉड फॉर दिस सेल्फ नॉलेज सिंस द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज़ मैन। अब कविता में कहा गया है कि किसी को इस चीज़ के लिए कि मेरे को अपने लिए ज्ञान चाहिए तो मैं भगवान की तरफ ना देखूं, उसके लिए मैं क्या करूं, उसके लिए जो है पोप कहते हैं कि द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज़ मैन। मानवता की अगर आपको अध्ययन करना है तो उसके लिए आपको मानव की ही तो अध्ययन करना पड़ेगा ना। आप ऐसे नहीं है कि आप मानवता के बारे में जानना चाहते हैं और मानव के बारे में आपको पता नहीं है, इंसान कैसे है, मनुष्य का क्या बिहेवियर है, क्या उसकी शक्तियाँ हैं, तो भगवान कैसे आके बता देगा। ये तो हमें अपने आप ही जो है देखनी पड़ेगी। किसी मानवता की स्टडी के लिए हमें एक इंसान को अच्छे से जानने की ज़रूरत है। The poem is also a fine example of the ideas of individualism and scientific inquiry propagated by enlightenment. पोएम एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि इंडिविजुअलिज्म का जो आइडिया है उसको भी ये बहुत अच्छे से उभार के सामने लाती है, और एक साइंटिफिक इंक्वायरी भी है जो कि बताती है कि कैसे एनलाइटनमेंट होता है, कि हम कैसे जो है अपना भगवान की तरफ किस तरीके से बढ़ सकते हैं, अपने आप को कैसे जो है एनलाइटन कर सकते हैं। मेडिटेशन के द्वारा हम अपनी शक्तियाँ, कमज़ोरियाँ जानकर अपने आप को एनलाइटन कर सकते हैं। तो ये था हमारा पोइम के बारे में। तो आइए अब हम देखते हैं पोएम नो देन दाई सेल्फ रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप। सबसे पहले हम देख लेते हैं राइम स्कीम। अगर आपको ये जैसे क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप स्क्रीन को थोड़ा सा जूम करके भी देख सकते हैं, तो आपको आसानी से दिखाई पड़ेगा। राइम स्कीम करने के लिए जैसा कि मैंने सोनेट 18 में भी बताया था कि जब कोई भी पोएम होती है तो उसकी लाइन के आखिरी शब्दों को हम पढ़ते हैं, जैसे कि स्कैन, मैन, स्टेट, ग्रेट, साइड, प्राइड, रेस्ट, बीस्ट, प्रेफर, अर्थ, सच, मच, confused, disabused, फॉल, ऑल, हर्ल्ड, वर्ल्ड। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हमें राइम स्कीम करनी होती है तो हम ABCD अल्फ़ाबेट से शुरू करते हैं, और जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं तो उनको सेम ही अल्फ़ाबेट हम मार्क करते हैं। जैसे कि स्कैन, मैन, दीज आर राइमिंग वर्ड्स। तो स्कैन को हमने A लिखा, स्कैन के साथ मैन इज़ राइमिंग, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो मार्क्ड एज A। नेक्स्ट वर्ड इज़ स्टेट, स्टेट इज़ नॉट राइमिंग विद मैन और स्कैन। अब हमने देखा कि स्टेट इज़ नॉट राइमिंग विद स्कैन एंड मैन, तो हमने इसको B मार्क कर दिया है। स्टेट, ग्रेट, ये दोनों राइमिंग हैं तो ग्रेट को भी हम B मार्क करेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन पर, साइड, प्राइड, दीज बोथ आर राइमिंग एंड दीज आर नॉट राइमिंग विद ग्रेट, स्टेट, मैन, स्कैन, तो इसको हम बोल देंगे C। इसको हमने मार्क कर दिया C, तो दोनों C हो गए हैं। नेक्स्ट इज रेस्ट, बीस्ट, दीज आर सेम साउंडिंग वर्ड्स और राइमिंग वर्ड्स, तो हम इनको मार्क कर देंगे D, क्योंकि ये स्कैन, स्टेट, साइड से राइमिंग नहीं है तो ABC मार्क नहीं कर सकते हैं, इसको हम नेक्स्ट अल्फ़ाबेट देंगे और नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है D। फिर आ जाता है बीस्ट, सॉरी, प्रेफर और सेम राइमिंग वर्ड्स हैं, इसको हम जो है मार्क कर देंगे E, क्योंकि प्रेफर और जो है वो बीस्ट, रेस्ट, प्राइड, साइड, ग्रेट, स्टेट, मैन, स्कैन से राइमिंग नहीं है, दैट्स वाई। नेक्स्ट इज सच, मच, ये भी जो हैं बाकी शब्दों से राइमिंग नहीं है, तो इसको हम मार्क करेंगे अल्फ़ाबेट F, तो ये दोनों FF हो जाएंगे। कन्फ्यूज्ड, डिसअब्यूज्ड, ये दोनों सेम राइमिंग हैं, ये बाकी शब्दों से राइमिंग नहीं है, तो इसको हम G मार्क कर देंगे। नेक्स्ट है फॉल, ऑल, फॉल, ऑल भी राइमिंग नहीं है बाकी शब्दों से,
तो इसको हम नेक्स्ट अल्फ़ाबेट देंगे। ई के बाद जो है वो आएगा, जी के बाद आएगा एच, एच एच। देन हर्ल्ड, वर्ल्ड, दीज ऑल्सो आर नॉट राइमिंग विद अदर वर्ड्स, दैट्स वाई वी आर मार्किंग इट एज अल्फ़ाबेट आई आई। तो राइमिंग स्कीम जो है नो देन दाई सेल्फ पोएम की हो जाएगी ए, बी बी, सी, डी डी, ई, एफ एफ, जी, एच एच, आई। सो दिस इज द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम। तो अब आइए, अब हम वन बाय वन पैसेज वाइज इसको एक्सप्लेन करते हैं। Know then thyself, presume not God to scan, the proper study of mankind is man, placed on this isthmus of our middle state, a being darkly wise and rudely great. That means poet wants to say that proper study of mankind is man himself. अगर इंसान को मानव जाति का स्टडी करनी है, अध्ययन करना है, तो उसके लिए विषय जो है, उसके लिए जो सब्जेक्ट है, तो वो मैन खुद ही है। वो अपने आप को जाने तो वो मानवता के बारे में जान जाएगा। सो मैन शुड नॉट ट्राई टू स्कैन द वेज ऑफ गॉड। इंसान को जो है हर समय ईश्वर के कामों का एनालिसिस, विश्लेषण नहीं करना चाहिए, उसकी स्कैनिंग नहीं करनी चाहिए। जो मिस्ट्रीज़ हैं गॉड की, वो स्कोप ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट से, हमारी जो बुद्धिमत्ती है उससे, बुद्धिमत्ता से बहुत परे है जो स्कोप है भगवान का, मिस्ट्रीज़ का, उनके रहस्यों का, तो हम उनका पार नहीं पा सकते हैं। सो मैन शुड कंसंट्रेट हिमसेल्फ ऑन हिज ओन स्टडी। इंसान को क्या करना चाहिए, बजाय कि इधर उधर की बातें करने के लिए भगवान में कमी निकालने से ज़्यादा, तो वो अपने आप का जो है एनालिसिस करे, अपनी स्टडी करे, तो वो ज़्यादा बेटर है। और यहाँ पर जो है पोइट सेज दैट मैन इज़ अ टाइप ऑफ पैराडॉक्स प्लेस्ड ऑन दिस isthmus ऑफ अ मिडल स्टेट। isthmus क्या होता है कि जैसे दो बड़े बड़े धरती के टुकड़े और उनको एक छोटा सा टुकड़ा धरती का जोड़ रहा हो आपस में, तो इस प्रकार ही इंसान मिडिल स्टेट में रहता है। जैसे वो isthmus होता है कि एक तरफ तो बुद्धिमत्ता है, एक तरफ हम बिल्कुल ही गवार पन्ने में जो है बिहेव करते हैं, तो इंसान इन दोनों के बीच में जूझता रहता है। और वो दोनों चीज़ें हैं एनिमैलिटी और डिविनिटी। कभी तो हम बहुत ही ज़्यादा वाइज बन जाते हैं और कभी कभी हम र्यूडली ग्रेट बन जाते हैं। मतलब कि इंसान में देववृत्ति, पशुवृत्ति दोनों ही हैं। और जैसे एक भूखंड होता है बीच में जोड़ने वाला, इंसान उस बीच वाले भूखंड पर खड़ा हुआ है, उसमें दोनों ही तत्व हैं। वो पशु की तरह भी है कभी कभी, कभी कभी वो देवता भी बन जाता है। उल्टी पुल्टी चीज़ों का, जो बिल्कुल अपोजिट चीज़ें हैं, उनका एक मिक्सचर है इंसान। तो ये एक पैराडॉक्स का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। पैराडॉक्स को बोलते हैं विरोधाभास, दो उल्टी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। मतलब कि वो इंसान जो है वो डार्कली वाइज भी है और वो र्यूडली ग्रेट भी है। डार्कली वाइज मतलब अंधेरा की तरह है, वो प्रकाशमान बन के भी दिखाता है बुद्धिमत्ता के साथ, लेकिन वो डार्कनेस से भरी हुई है उसकी बुद्धिमत्ता, क्योंकि उसमें अज्ञानता भी है। तो डार्कनेस जो है वो अज्ञान रूपी है, और वाइज तो वो है ही सही। और वो ग्रेट भी है, महान भी है इंसान बहुत बार, लेकिन र्यूड है। र्यूड मतलब गंवारपना उसमें बिल्कुल भरा हुआ है, वो लोगों से अच्छे से बात नहीं करता है कई बार, बहुत महान होने पर भी। तो मनुष्य वास्तव में बहुत ही अजीब है। तो दूसरों में कमियां निकालने से ज़्यादा, भगवान में कमी निकालने से ज़्यादा, नो देन दाई सेल्फ, अपने बारे में जानने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। सो दिस इज़ पैसेज 1। होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पैसेज। तो आइए अब हम करते हैं सेकेंड स्टैंजा, दैट इज़ पैसेज 2। With too much knowledge for the skeptic side, with too much knowledge for stoic's pride, he hangs between in doubt to act or rest, in doubt to deem himself a god or beast। अब क्या है, इंसान के पास बहुत सारी नॉलेज है। स्केप्टिक होता है सन की, अविश्वासी, जो किसी पर विश्वास नहीं करता है। इंसान के पास बहुत सारी नॉलेज तो है, ज्ञान बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन स्केप्टिक साइड भी है। इतना ज्ञान होने के बाद भी वह अविश्वासी बना रहता है, सनकी बना रहता है कि पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये मुझे पता तो है ऐसे हो जाता है, लेकिन स्केप्टिज्म है फिर भी कि नहीं, सनक है भाई, मुझे नहीं पता फिर ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा।
विथ टू मच वीकनेस फॉर स्टोइक्स प्राइड। फिर क्या है, एक वीकनेस भी है साथ में, बहुत कमज़ोरी है। इतना संदेह होने पर भी वह यह कमज़ोरी है कि वो स्टोइक की तरह प्राइड करता है। स्टोइक होता है वैरागी, प्राइड होता है घमंड करना, कि ये कमज़ोरी है। वैरागी कौन होता है, वैराग्य ले लेता है जो, जिसको कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं होता है, भौतिक चीज़ों से लेना देना नहीं होता है। लेकिन उसके बाद भी अगर उसके पास प्राइड है तो वो क्या है, वो उसकी कमज़ोरी है। तो ये यहाँ पर भी पैराडॉक्स है, विरोधाभास है। ऊपर वाली लाइन में भी, पहली लाइन में भी विरोधाभास है कि नॉलेज बहुत है लेकिन फिर भी स्केप्टिक है इंसान। वीकनेस है, स्टोइक का प्राइड है, वैराग्य का प्राइड भी है लेकिन फिर भी उसके अंदर बहुत सारी वीकनेस भी है। ऑल राइट, नेक्स्ट लाइन इज ही हैंग्स बिटवीन इन डाउट टू एक्ट और रेस्ट। वो किस चीज़ के बीच में लटकता रहता है, डाउट टू एक्ट और रेस्ट। उसको ये नहीं समझ में आता, जब भगवान पे अगर पूरा भरोसा रखना है तो उसको एक डाउट होता है कि भगवान ही सब कुछ करेंगे या मुझे भी कुछ करना है, मैं सिर्फ चुपचाप बैठ जाऊं या एक्ट भी करूं। एक्ट मतलब कर्म करूं कि ना करूं, कर्म करूं या सिर्फ रेस्ट करूं। तो ये इस डाउट के बीच में, इस संदेह में भी वो जूझता रहता है। इन डाउट टू डीम हिमसेल्फ अ गॉड और बीस्ट। अब क्या है कि मनुष्य जो है वो अपने आप को ये भी मान लेता है कि मैं भगवान हूँ। उसको ये भी डाउट है, मैं भगवान हूँ, अपने आप को भगवान मानूँ या फिर एक बीस्ट मानूँ। बीस्ट होता है जानवर, क्योंकि इंसान जो है इन दोनों का ही मिक्सचर है। तो आप देखिए इन चारों की चारों लाइंस में कितना खूबसूरती से पैराडॉक्स जो है अलेक्जेंडर पोप ने लगाया है कि विरोधाभासी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। तो इसको अगर हम सम अप करें इस पैसेज को, तो हम कह सकते हैं कि मनुष्य के पास बहुत ज्ञान है लेकिन फिर भी उसके अंदर अविश्वास जो है वो बना ही रहता है। उसका ज्ञान पूरा नहीं है कभी भी, और वह इतने संदेहों से भरा रहता है कि अपने ज्ञान का कुछ पूरा भरपूर लाभ भी नहीं उठा पाता है। भौतिक चीज़ों पर बहुत नियंत्रण है, मैटेरियलिस्टिक चीज़ों पर वो वैराग्य दिखाता है, लेकिन फिर भी वह अपने इमोशंस का बहुत बड़ा दास है। अगर मन कहेगा तो वो कर लेता है, भौतिक चीज़ों को त्यागने के बाद भी मन के कहे में चलता है। वह इतना वीक है, इतना निर्बल है कि उसको ये नहीं कह सकते कि इसने अपने ऊपर पूरा काबू पा लिया है। हर टाइम अनसर्टेनिटी की सिचुएशन में इंसान रहता है और बहुत ही डाउट में हर समय वह फंसा रहता है कि वह कर्म करे कि नहीं करे, या सिर्फ सुख भोगी ही बन के रहे, रेस्ट में रहे। तो ये एक बहुत ही बड़ी जो है समस्या है इंसान के बीच में। वह नहीं जानता कि वह अपने आप को एक देवता समझे या पशु समझे। मनुष्य अपने आप में एक बहुत बड़ी पहेली है, तो उसका वर्णन किया नहीं जा सकता है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द पैसेज थर्ड स्टैंजा। अब हम शुरू करते हैं। इन डाउट हिज माइंड और बॉडी टू प्रेफर, बोन बट टू डाई एंड रीजनिंग बट टू err, alike in ignorance his reason such, whether he thinks too little or too much। अब इंसान को हर समय संदेह ही रहता है कि वो अपने दिमाग की सुने या अपने शरीर की सुने, मतलब कि अपनी भावनाओं की बात माने या अपने शरीर की आलस की बात माने। मन तो कहेगा, माइंड भी कहेगा अरे सुबह जल्दी उठना ही चाहिए, लेट हो जाएंगे अदरवाइज़। लेकिन बॉडी कहेगी अरे रे कुछ नहीं होता, 5 मिनट और सो जाते हैं, अलार्म बंद करके भी हम सो जाते हैं वापस। बोर्न बट टू डाई एंड रीजनिंग बट टू err। हम क्या कहेंगे कि हमारा तो जन्म ही इसलिए हुआ है कि मृत्यु तो होनी ही है। एंड रीजनिंग बट टू err, और हम हर चीज़ में रीजनिंग देंगे, लॉजिक लगाते हैं। क्या हो गया, जो गलतियां नहीं कर रहे वो कौन सा नहीं मरेंगे, हमने गलती कर दी तो क्या हो गया, मरना तो हमें भी है, मरना तो उनको भी है। तो हम इस तरीके की रीजनिंग देते हैं। अलाइक इन इग्नोरेंस हिज रीज़न सच, और इस तरीके की जो रीजनिंग है वो हम इग्नोरेंस में ही देते हैं, अज्ञानता में ही देते हैं। और इस तरीके की हम फिर रीजनिंग भी वहाँ पर देते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कर दिया तो हमने कोई बहुत गलत नहीं किया है, हमने गलत कर दिया तो कौन सा मतलब हम ही मरेंगे, सही करने वाले कौन सा मरेंगे नहीं। तो हम इस टाइप की रीजनिंग देते हैं। वेदर ही थिंक्स टू लिटिल और टू मच, या तो बहुत कम सोचते हैं हम किसी चीज़ के बारे में, या हम बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं। तो इस तरीके से हम इंसान जो है मिक्सचर ऑफ अपोजिशंस हैं, बहुत ही अजीब तरीके से हम, बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है पैराडॉक्स का। अब स्टूडेंट्स जैसे आ जाता है पेपर में कई बार कि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट दीजिए इसका, मतलब कि ये कविता कहाँ से ली गई हैं, ये लाइंस किस कविता की हैं, किसने लिखी हैं। तो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में हम लिखते हैं कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम नो देन दाई सेल्फ। इसको इन्वर्टेड कोमाज में हम डालेंगे,
which is an extract of Pope's philosophical poem Essay on Man. Here the poet shows that man is a riddle, and this poem is a fine example of paradox. फिर उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन करना शुरू करते हैं. स्पेलिंग ऑफ एक्सप्लेनेशन EXPLANATION. तो इसको भी बहुत सारे बच्चे गलत ही लिखते हैं, तो सही लिखें एक्सप्लेनेशन की स्पेलिंग. तो इसको हम सम अप कर लेते हैं कि इन दीज लाइन्स पोइट वॉन्ट्स टू से दैट मैन नेवर रिमेन इन अ स्टेट ऑफ सर्टेनिटी. ही इज़ ऑलवेज अनसर्टेन. ही इज़ इन डाउट वेदर टू प्रेफर बॉडी और माइंड. उसको नहीं पता कि कौन सा इम्पोर्टेंट है. उसको हर समय एक अजीब सी सिचुएशन रहती है कि मैं अपने मन को ज़्यादा महत्व दूं या कि मैं अपने शरीर को महत्व दूं. ठीक है, गलतियां करने के लिए ही जन्म होता है कि अगर हम गलतियां नहीं करेंगे तो कौन सा हमारी मृत्यु नहीं होगी. तो इस तरीके से रीजनिंग करता है मूर्खों की तरह से. तो ये विपरीत बातें मनुष्य के नेचर में होती है और सभी मनुष्य के स्वभाव में होती हैं. तो एक मनुष्य जो है वो बहुत ही बड़ा विरोधाभास का एग्जाम्पल है. वो एक बहुत बड़ी पहेली है. ऐसा अलेक्जेंडर पोप इस पूरी की पूरी कविता नो देन दाई सेल्फ के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं. तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ. तो अब स्टेंजा 4 हम करते हैं. क्रिएटेड हाफ टू राइज एंड हाफ टू फॉल, great Lord of all things, yet a prey to all, sole judge of truth, in endless error hurled, the glory, jest and riddle of the world. क्या मतलब है यहाँ पर इन लाइंस का कि मनुष्य को जो है भगवान ने आधा तो उसका जीवन ऊपर उठने के लिए बनाया है और आधा उसका जीवन नीचे गिरने के लिए बनाया है. मतलब क्या है कि जो भी कोई कभी प्रोग्रेस करता है तो उसका डाउनफॉल निश्चित है, उसका पतन भी निश्चित है. हर समय हम सक्सेसफुल भी बनकर नहीं रह सकते और हर समय हम फेल बनकर भी नहीं रह सकते हैं. तो जो मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स है वो जीवन में हर समय चलता ही रहता है. तो आधा जीवन हमारा ऊपर उठ जाता है, आधा जीवन हम नीचे गिर जाते हैं. कई बार वो किसी भी रूप में हो सकता है, करियर भी हो सकता है, या हम इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि मनुष्य का जीवन आधा सुखों से भरा होता है तो कुछ दुखों से भरा होता है. किसी का भी जीवन आज तक पूरा सुखी भी नहीं रहा है और किसी का भी जीवन आज तक पूरा दुखी भी नहीं रहा है, चाहे वो भगवान ही अवतरित क्यों ना हुए हों. ग्रेट लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स येट अ प्रे टू ऑल. इंसान जो है वो लॉर्ड है सभी चीज़ों का. लॉर्ड मतलब कि स्वामी. ठीक है, महान स्वामी है वो हर चीज़ों का इस पृथ्वी पर. लेकिन फिर भी येट अ प्रे टू ऑल, फिर भी वो उनका शिकारी भी बन जाता है, शिकार भी बन जाता है. कैसे बनता है, इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं जैसे कि विज्ञान है, साइंस. अगर उसको हम मास्टरी करके चलेंगे तो हम हमारा वो नौकर बन के रहेगा, कि वो हमारा स्लेव बन के रहेगा, दास बन के रहेगा. लेकिन अगर हम उसको मास्टरी नहीं करते हैं और हम उसका शिकार बन जाते हैं तो हमें हर समय वो तंग करेगा. इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं जैसे कि स्मार्टफ़ोन. स्मार्टफ़ोन को अगर हम अपनी पढ़ाई की चीज़ों में लगाते हैं तो वो हमारा सबसे बड़ा दोस्त है. और स्मार्टफ़ोन पर ही हर हर जगह हम हर टाइम जो है मूवीज़ देखते रहें, कार्टून देखते रहें, गलत शलत चीज़ें देखें तो वो हम उसके शिकार हो जाएंगे और हमारा समय बर्बाद हो जाएगा और हमारा डाउनफॉल जो है वो आ जाएगा. तो ये भी विरोधाभासी चीज़ है कि ग्रेट लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स होते हुए भी वो उन चीज़ों का शिकार भी बन जाता है. हर चीज़ का स्वामी है मनुष्य, हर चीज़ पर कंट्रोल पा सकता है, लेकिन कभी कभी उन्हीं चीज़ों का शिकार भी वो बन जाता है. सोल जज ऑफ ट्रुथ इन एंडलेस एरर हर्ल्ड. अब जो है मनुष्य क्या है, वो एक मात्र सत्य का जज बन के दिखाता है, निर्णायक बन के दिखाता है, लेकिन इन्हीं अनंत चीज़ों में वो क्या है, गलतियाँ भी कई बार कर देता है. तो ये एक बहुत ही विरोधाभासपूर्ण चीज़ है. जो लास्ट लाइन है इस कविता की, द ग्लोरी जेस्ट एंड रिडल ऑफ द वर्ल्ड, ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है. फुल्ली जो है ये पैराडॉक्स से भरी हुई है कि मनुष्य जो है वो वास्तव में ही रहस्यपूर्ण है. वो यश, उपहास और पहेली से भरा हुआ है. एक मनुष्य के पास यश भी होता है, वो पहेली भी है, वो अपने आप में उपहास भी है. तो ये सारी की सारी चीज़ें एक मनुष्य के अंतर होती हैं और ये तीनों चीज़ें ही अपने आप में विरोधाभासी हैं. सो दिस होल पोएम इज़ अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ पैराडॉक्स, मतलब कि विरोधाभास का ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो कि अलेक्जेंडर पोप ने ये कविता हमारी लिखी है. तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर हम कहें, व्हाट इज़ पैराडॉक्स बनता है, स्टोइक को लेके बनता है. लास्ट लाइन जो है, द ग्लोरी जस्ट एंड रिडल ऑफ द वर्ल्ड, को आप एक्सप्लेन करें. ये कैसे जो
है, सम अप करती है इस पूरी की पूरी पोएम को। तो ये हो जाती है हमारी पूरी की पूरी पोएम नो देन दाई सेल्फ, रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप। थैंक्स फॉर वॉचिंग द पोएम। थैंक यू।